वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग की जो क्लास है, क्लास नंबर 4, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, टॉपिक हमारा जो रहेगा इसके फोल्डिंग एंड उसके एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके नक्शा नवीस और मानचित्रकार में एग्जाम में आपका आ सकता है, इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को उठाया है। और यहाँ पूरा हम इसके फोल्डिंग के सारे टॉपिक को कवर करेंगे और एमसीक्यू के साथ में, ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आपको बता दूं कि ये आपकी क्लास जो है डेली आपको रोज़ाना तौर पर मिलेगी, ड्राफ्टमैन और नक्शा नवीस की। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं कि आज आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इसके फोल्डिंग इसकी हम लोग थ्योरी को समझते हैं। क्या इसकी थ्योरी में है? परिभाषा इसकी है कि एक जो इसके फोल्डिंग होती एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होती है। ये मतलब कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है। जैसे कि मान लो अगर हम लोग अपना जैसे कि थ्योरी पढ़ो भी समझ में आ जाएगा। जिसे श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित कार्य मंच और सामग्री भंडारण के लिए सीमित स्थान प्रदान करने के लिए खड़ा किया जाता है, जबकि ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब कोई काम कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क होता है, या फिर आप आते जाते रास्ते में कहीं पे देखे होंगे साइट पर जब कोई काम होता है, तो आप देखेंगे कुछ डिस्टेंस तक तो जो लेबर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो मेसन होते हैं, वो जो है अपनी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लो दीवार बना रहे हैं, तो वो कुछ समय तक तो अपने पैरों से खड़े होकर के खड़े खड़े वहाँ बना देते हैं। पर जब उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो हाइट जब बढ़ने लगेगी तो 1.5 मीटर तक की हाइट से जब अधिक होने लगती है, तो वहाँ पे एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ताकि वहाँ पे जो लेबर हैं या जो मेंशन है खड़े होकर के अपना काम कर सकें। तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आप जिसको पाढ़बंदी कहते हैं, हिंदी में पाढ़ बांधते हैं, कुछ वर्टिकल मेंबर, कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर, फिर बीच में ऐसे पट्टा डाल करके एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं ताकि उसके ऊपर सामान को रख सकें और वहाँ पर खड़े हो सकें और अपना कंस्ट्रक्शन काम को ऊपर की ओर बढ़ा सकें। तो इन्हीं को हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या क्या चीज़ें कहते हैं, क्या क्या सामग्री यूज होती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ मटेरियल हैं, जैसे कि मचान, लकड़ी, बांस हम लोग यूज करते हैं, सागौन, स्टील की ट्यूब यूज करते हैं और स्टील वर्गों या उनके मिश्रित सामग्री से बनाया जाता है। अब आपका जो इसके फोल्डिंग होता है उसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखेंगे का नाम आता है स्टैंडर्ड, इनको लोग मानक कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसके फोल्डिंग में एक वर्टिकल मेंबर होता है जो ज़मीन में सीधे जो है कुछ खुदाई करके ज़मीन सीधे खड़ा कर दिया जाता है। तो ज़मीन पर टिके हुए या उसमें अंतर्निहित जो वर्टिकल मेंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। और कुछ क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी दीवार बन रही है, तो इस दीवार के सामने यहाँ पे जो ज़मीन होगी, यहाँ पे हम लोग वर्टिकल मेंबर को खड़ा कर देंगे। और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो दीवार के समानांतर ऐसे बांधे जाते हैं, पाढ़बंदी में ऐसे जो इसके फोल्डिंग में ऐसे बांधे जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग लेज़र कहते हैं। और जो पुटलॉग होते हैं वो क्या होता है? कुछ अनुप्रस्थ टुकड़े जो लेज़र पर टिके होते हैं और एक छोर उनका दीवार पर होता है और एक छोर आपका जो है इसे लेज़र के ऊपर टिका रहता है। मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से वो रहेंगे कि मान लीजिए कि ये आपकी यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम करना है, ये आपकी दीवार है और यहाँ पे आपने ये मेंबर को खड़ा किया ऐसे ऐसे और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लगाया। तो कुछ मेंबर होते हैं जो आपका एक सिरा जो है, आप देखते होंगे जब भी कंस्ट्रक्शन में से जो आपका मिस्त्री वाला चिनाई करता है तो बीच बीच में कुछ होल छोड़ देता है ताकि जब वो वहाँ पे इसके फोल्डिंग बांधे उसमें अंदर अपने बांस को टिका सके। तो उसी को हम लोग कहते हैं पुटलॉग। पुटलॉग क्या होता है? उसका जो होता है लेज़र पर एक टिका होता है, एक आपका जो दीवार के अंदर जो है टिका रहता है। फिर है दूसरा टर्म, एक है ट्रांसम्स। ट्रांसम्स क्या होते हैं? ये पुटलॉग ही होते हैं, लेकिन दोनों सिरे इनके क्या होते हैं? लेज़र पर टिके होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो इसके फोल्डिंग होती है उसका जो पुटलॉग वाला पार्ट होता है वो जो है दीवार के अंदर न टिका करके दोनों सिरों को लेज़र पर टिका दिया जाता है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं। लगाम क्या होता है? तो लगाम भी एक आपका टुकड़ा होता है जिसका उपयोग दीवार में किसी खुले स्थान को पाटने के लिए किया जाता है तथा यह पुटलॉग के एक सिरे को खुले स्थान पर सहारा देता है। फिर ब्रेसेस क्या होते हैं? जो ब्रेसेस मतलब क्या होते हैं कि ये आपके जो होते हैं ब्रेसेस, ये आपके डायगोनली होते हैं और क्रॉस टुकड़े होते हैं जो मानकों पर लगाए जाते हैं। फिर आपकी गार्ड रेलिंग होती है जो कि आपको क्या कहते हैं कि एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप इसके देखेंगे इसके फोल्डिंग के कुछ पार्ट हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये कैसे कैसे यहाँ पे रहने वाला है। तो ये तो
काफ़ी मॉडर्न टाइप का है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है, मैं आपको जो स्टैंडर्ड बता रहा था ये आपका स्टैंडर्ड है। जो ये वर्टिकल मेंबर हैं, ये आपके जो वर्टिकल मेंबर हैं यहाँ पे, इस तरीके से इनको हम लोग जो है स्टैंडर्ड बोलते हैं। और लेज़र जो होता है इन वर्टिकल मेंबर को आपस में ऐसे बांधे रखता है, ऐसे ऐसे। तो ये आपके क्या होता है, लेज़र होता है। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन काम करो उसका समानांतर होते हैं, पैरेलल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे ये आपका स्कैफोल्डिंग प्लैंक होता है। ये आपका प्लैंक पटरा जो होता है इसे डाल देते हैं। फिर आपका एक होता है ट्रांसकम होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग होती है। और ये जो इस तरीके से आपकी जो ये सब ब्रेसिंग की गई होती है ताकि इसका सपोर्ट बना रहे, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे आगे आप पढ़ोगे तो काफ़ी जो टर्म है आप समझ पाओगे क्या टर्म किससे संबंधित रहने वाली है। तो आपको नीचे बेस प्लेट भी होती है इस तरीके से। अब टॉय बोर्ड क्या होता है, या एक बोर्ड होता है जो लेजर के समानांतर रखा जाता है, जो पुट लॉक के से भी समर्थित होता है, टो बोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे और यह जो है कार मंच पर सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये जो पार्ट होता है आप यहाँ पे देखो, ये आपका वर्किंग प्लेटफार्म होता है, टॉप वर्किंग प्लेटफार्म है। फिर आपके ये पुट लॉग होते हैं, देखो पुट लॉग इस तरीके से होते हैं, पुट लॉग, ये आपके पुट लॉग हैं। फिर आपकी गार्ड रेल है, ताकि आप जब यहाँ पे काफ़ी हाइट हो जाती है तो आप जब यहाँ पे खड़े हो तो आप आसानी से काम कर सके, आपको एक सुरक्षा घेरा तरीके से काम कर सकता है। फिर आपकी मिड रेल होती है, टॉय बोर्ड या किक बोर्ड होता है आपका यहाँ पे, लेज़र होता है, लेज़र आपका जो है इस तरीके से मेंबर होता है दीवार के समानांतर। बेस लिफ्ट या केका लिफ्ट होता है, सोल बोर्ड होता है, बेस प्लेट होता है। तो ये सारे टर्म होते हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं इसके फोल्डिंग में। ये आपका ट्रांसकम होता है, आप देख लेते ट्रांसकम क्या होता है। इधर भी आपका लेजर पट्टिका, यहाँ भी आपका लेजर पट्टिका, इनके बीच में कपलिंग होती है। तो इस तरीके का ये आपका कुछ होता है। और रेकर क्या होते हैं, झुका हुआ होता है, मतलब जो आपका इस तरीके से इंक्लाइन टाइप से होता है वो आपका रेकर्स होता है। बेस प्लेट क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो आपके वर्टिकल मेंबर ऐसे स्टैंड खड़े होते हैं उनके नीचे रखी जाती है, ताकि जो इसके फोल्डिंग का भार है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ज़मीन में धंसने से इसको रोकती है स्टैंडर्ड को, ठीक है। फिर आपका है टॉय बोर्ड। टॉय बोर्ड आपका क्या होता है, यह कार मंच के किनारों पर लगे लगे छोटे छोटे बैरियर होते हैं और यह उपकरणों और सामग्रियों को गिरने से रोकते हैं। स्मॉल बैरियर एट द एज ऑफ द वर्किंग प्लेटफॉर्म, दे प्रिवेंट टूल और मटेरियल फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म। फिर आपका है गार्ड रेल। आपने गार्ड रेल के बारे में जान लिया कि गार्ड रेल क्या होता है। कार मंच के चारों ओर लगी क्षैतिज रेल होती है जो काम करने वाले जो मिस्त्री होते हैं उनको गिरने से सुरक्षा प्रदान करती है। रेल प्लेस्ड अराउंड द एज ऑफ द वर्किंग प्लेटफॉर्म, दे प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ द स्कैफोल्डिंग। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी ये मान लीजिए मेसोनरी है, ब्रिक मेसोनरी है, यहाँ पे एक काम आपका हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये जो वर्टिकल मेंबर को हमने यहाँ पे स्टैंड किया है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल मेंबर होते हैं। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका प्लैंक होता है, यहाँ पे लगाया गया। और जो ये मेंबर दिख रहा होगा आपको ये मेंबर दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपका क्या होता है, ये आपका लेज़र होते हैं, ठीक है। या कि सॉरी आपके फुट लॉक होते हैं। और लेजर जो होता है, ये लेजर इस तरीके से होता है जो आपके दीवार के समानांतर होता है और इसके ऊपर जो है फुट लॉक का एक सिरा यहाँ पे टिका होता है और एक सिरा आपके दीवार के अंदर होता है। ये आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और डायगोनल ब्रेसिंग क्या होती है, इस तरीके से आपकी डायगोनल ब्रेसिंग होती है, ताकि ये जो है आपस में जो है बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से मजबूती इनकी बनी रहे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो इसके फोल्डिंग की हमने यहाँ पे गार्ड रेल के बारे में बात किया, टॉय बोर्ड, बेकर, ये सब क्या हैं, इनके टर्मिनोलॉजी हैं या इनके वर्ड हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड क्या है। तो अभी आप आगे क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके फोल्डिंग में लेज़र क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, पुट लॉक क्या होता है, लगाम क्या होता है, प्रोसेस ब्रेसेस क्या है, गार्ड रेलिंग क्या है, टॉय बोर्ड क्या होता है। तो आप इनके बारे में, रेकर क्या है, बेस प्लेट, टॉय बोर्ड, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे, गार्ड रेल पढ़े रहोगे तो अभी क्वेश्चन मान लो यहाँ से पूछेगा तो आप बता पाओगे। अब हम बात करेंगे कि इसके फोल्डिंग कितने प्रकार की होती है, कौन इसके फोल्डिंग किसके लिए यूज होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिंगल स्केप फोल्डिंग के बारे में। उसके बाद आपकी जो प्रकार हैं उसमें आपकी डबल स्केप फोल्डिंग भी होती है। फिर आपकी है कैंटिलेवर स्केप फोल्डिंग, फिर आपकी है सस्पेंडेड स्केप फोल्डिंग, फिर आपकी है ट्रेस्टल स्केप फोल्डिंग, फिर आपकी है स्टील स्केप फोल्डिंग।
कौन सी है, स्टील स्कैफोल्डिंग। फिर आपकी है पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग। तो ये जो है 7 तरीके की स्कैफोल्डिंग है। इनके बारे में लोग पढ़ेंगे कि स्कैफोल्डिंग किस तरीके से दिखती है और इनका यूज कहाँ होता है, किस कंडीशन में इनका यूज हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको एक फिगर ऊपर दिखाई थी सिंगल स्कैफोल्डिंग की, यहाँ पे आप देख लीजिए ये। तो ये सिंगल स्कैफोल्डिंग में क्या आप देख रहे हैं कि एक आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे एक आपका पुटलॉग ऐसे ऐसे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे नीचे जो है इस तरीके से आपका यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है लेज़र लगा होगा। फिर आपका यहाँ पे जो है पुटलॉग लगा है, तो उसके बाद यहाँ ब्रेसिंग की हुई है। तो सिंपल एक आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और लेज़र या फिर पुटलॉग आपके इस दीवार के सहारे यहाँ पे रोके गए हैं। तो ये सिंगल स्कैफोल्डिंग जनरली आपकी कहाँ पे यूज होती है, तो जो आपकी ब्रिक मेसोनरी होती है उस कंडीशन में आपकी सिंगल स्कैफोल्डिंग आपकी यूज होती है। तो फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अभी हम आपको आगे इसकी थ्योरी दिखाएंगे कि सिंगल स्कैफोल्डिंग में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सिंगल स्कैफोल्डिंग आल्सो नोन एज ब्रिक लेयर या पुटलॉग स्कैफोल्डिंग इज ए बेसिक टाइप ऑफ सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग प्राइमरली यूज फॉर ब्रिक मेसोनरी। मतलब जो सिंगल स्कैफोल्डिंग है इसको हम लोग ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं या फिर पुटलॉग स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका बेसिक जो टाइप होता है वो सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, जो कि प्राइमरली यूज होता है कहाँ पे, ब्रिक मेसोनरी के लिए एंड मेंटेनेंस ऑन लो टू मीडियम हाई बिल्डिंग के लिए। इट कंसिस्ट अ सिंगल रो। अब मैंने आपको दिखाया ना कि इट कंसिस्ट ए सिंगल रो ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब इसमें क्या होता है, सिंगल रो ऑफ स्टैंडर्ड की लाइन होती है। वर्टिकल पोल जो आपका होता है इसी को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इरेक्टेड पैरेलल टू वॉल विच प्रोवाइड इट विथ प्राइमरी सपोर्ट। और भी जो इसके कंपोनेंट होते हैं, लेज़र हो गया, पुतला, इस तरीके से यहाँ पे रहते हैं। कंपोनेंट में बात कर रहा है कि जो ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग या फिर सिंगल स्कैफोल्डिंग होती है, इसके कंपोनेंट्स में आपकी बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आता है। दीज आर वर्टिकल पोस्ट मेड ऑफ वुड या फिर स्टील प्लेस एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द वॉल टू ट्रांसफर द स्कैफोल्डिंग वेट टू द ग्राउंड। ये स्टैंडर्ड के बारे में है। फिर आपने देखा था लेज़र यूज हुआ था सिंगल स्कैफोल्डिंग में। तो लेज़र क्या होता है, दीज आर हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट कनेक्ट द स्टैंडर्ड एंड रन पैरेलल टू द वॉल। लेज़र ऑलवेज याद रखना, लेज़र जो होता है हमेशा पैरेलल टू वॉल होगा और स्टैंडर्ड वर्टिकल मेंबर होगा। पुटलॉग के बारे में क्या बताएगी कि पुटलॉग दीज आर द हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ये आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स होते हैं एंड मेंबर प्लेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल। जैसे आपकी वॉल है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जो होती हैं। वन एंड ऑफ द पुटलॉग इज इंसर्टेड इन होल लेफ्ट इन द वॉल एंड द अदर एंड रेस्ट ऑन द लेज़र। तो लेज़र आपका जो ऐसे लगा होता है, एक सिरा पुटलॉग का इस पे रखा होता है, एक सिरा आपकी जो वाल बन रही होती है उस वाल के एक सिरा जो होल वहाँ पे छोड़ा गया होता है उसके अंदर होता है। आपने अमूमन अपने घरों में आपका घर बनते हुए देखा होगा गांव वगैरह में, तो ये आप समझ सकते हो कि बीच में जब दीवार बनती है उसमें होल छोड़ दिया जाता है। उसे होल में एक बांस का सिरा रख देते हैं पाड़बंदी जब करते हैं, और एक सिरा जो है आपका जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसके हम लोग टेक्निकल टर्म में लेज़र बोलते हैं, उसके ऊपर रख दिया जाता है। ये आपका पुटलॉग होता है। ब्रेसेस क्या होते हैं, जो कि आपके डायगोनल ट्यूब आपकी होती हैं, यूज होती हैं टू स्टेबलाइज द फ्रेमवर्क एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्विंग, ताकि इधर उधर जो है झूले के तरीके से झूल ना जाए, इस तरीके से आपका यूज होता है। तो यहाँ पे ये फिगर आ गई है, ये है फिगर आपकी डबल स्कैफोल्डिंग की। कि हम लोग डबल स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये चीज़ हमने आपको दिखा दिया। आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसकी क्लियर पीडीएफ रहेगी, सिंगल स्कैफोल्डिंग, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग। हाँ, तो ये आपका हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो इसी में सिंगल स्कैफोल्डिंग में आपका प्लैंक या बोर्ड भी होता है। तो वर्किंग प्लेटफार्म होता है जो कि क्रिएट करता है लेइंग प्लैंक और बोर्ड अक्रॉस द पुटलॉग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं डबल स्कैफोल्डिंग की। भाई डबल स्कैफोल्डिंग कहाँ पे यूज होती है, तो डबल स्कैफोल्डिंग को हम लोग मेसन स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, मेसन स्कैफोल्डिंग या फिर इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ये टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, टू रेज ऑफ स्टैंडर्ड वर्टिकल पोस्ट होते हैं। आपने देखा था सिंगल स्कैफोल्डिंग में आपको एक स्टैंडर्ड दिख रहा था। अब क्या होगा कि डबल स्कैफोल्डिंग के अंदर आपको क्या होगा कि आपको 2 रो दिखेगी वर्टिकल पोस्ट की, मतलब एक आपकी इस लाइन होगी और यहाँ पे होगी, और दीवार में कुछ नहीं हो, सारा कुछ यही लेज़र या फिर आपका जो पुटलॉग होंगे या फिर इनका जो प्लैंक होगा, जो प्लैंक ऐसे रखा होगा। तो ये जो प्लैंक है, पुटलॉग है, ये सारा का सारा जो है इन्हीं दोनों रोज़ के ऊपर सेटअप किया गया होगा, दीवार से इसका कोई मतलब नहीं होगा।
इट इज़ यूज व्हेन द वॉल ऑफ ए स्ट्रक्चर आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द वेट ऑफ सिंगल स्कैफोल्डिंग सेटअप आर व्हेन इट नॉट फिजिबल टू ड्रिल होल इन द वॉल टू होल्ड द पुटलॉक। मैंने आपको बताया नहीं कि आपने देखा था सिंगल स्कैफोल्डिंग में जो पुटलॉक थे आपके एक सिरा तो लेज़र पे रहता था और दूसरा जो होता दीवार के अंदर जो है जो होल होता है वहाँ रख दिया जाता था। ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपकी वॉल जो है वो पुटलॉक को बियर न कर पाएँ, पुटलॉक को के लोड को बियर न कर पाएँ, ऐसी कंडीशन में हम लोग 2 स्टैंडर्ड लगा देते हैं और सारा का सारा पुटलॉक, लेज़र या प्लैंक या टॉय बोर्ड जो भी होगा वो हम लोग इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड के सहारे अपना रोक देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका ये डबल स्कैफोल्डिंग यूज़ की जाती है। दिस मेक्स डबल स्कैफोल्डिंग डबल स्कैफोल्डिंग के बारे में आपने जानकारी जो यहाँ से सीखी कि आपको समझ में आई होप समझ में आई होगी। अब यहाँ पे कुछ बातें और लिखी हुई हैं कि जो रो होती हैं 2 रो ऑफ वर्टिकल पोस्ट एंकर टू द ग्राउंड। मैंने आपको बताया कि सिंगल स्कैफोल्डिंग आपके एक ही स्टैंडर्ड होते हैं और डबल स्कैफोल्डिंग में आपके 2 होते हैं। फिगर आप थोड़ा देखकर समझ में आएगा इस तरीके से। ये देखिए आपकी जो फिगर है ये आपका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये आपका जो निर्माण हुआ है यहाँ पे, ये डबल स्कैफोल्डिंग के यूज हुआ है। आप देखेंगे कि आपकी ये दीवार है, पीछे वाली आपकी दीवार है और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ये आपका लगा हुआ है और एक आपका जो है इस तरीके से ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, फिर ब्रेसिंग यहाँ पे हुई है, हॉरिजॉन्टल मेंबर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये जो आपका है प्लैंक लगा हुआ है, बोर्ड अगर रखा हुआ है। तो आप देखोगे कि 2 मतलब अभी आपने देखा था सिंगल स्कैफोल्डिंग में आपकी जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, सिंगल स्कैफोल्डिंग में आपने देखा था कि ये जो है आपको एक दिख रहे थे, ये एक दिख रहे थे, ये एक दिख रहे थे, एक दिख रहे थे, पर यहाँ पे जो होगा डबल स्कैफोल्डिंग में आपके 2 स्टैंडर्ड रो होंगे। स्टैंडर्ड की जो रो होगी वो 2 होगी और ये दीवार से कुछ दूरी पे लगाए जाएंगे, यहाँ पे प्लैंक होगा और सारा सब कुछ वही होगा, बस आपके 2 स्टैंडर्ड होंगे, उन्हीं 2 स्टैंडर्ड के ऊपर आपका लेजर पुटलॉक ये सब आपका लगाया जाएगा। यहाँ पे यह ध्यान रखना होगा जो फर्स्ट रो होगी इस प्लेस क्लोज टू द वॉल 20 to 30 सेंटीमीटर एंड द सेकंड रो इज सेट अबाउट 1 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट। मतलब जो ये आपका पहला स्टैंडर्ड की जो रो होगी वो आपकी दीवार से जो होगी 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाई जाएगी और सेकंड जो रो होगी वो आपकी जो है वो आपकी 1 मीटर के अवे पे आपका लगाया जाएगा। तो मतलब जो दीवार होगी दीवार से पहले जो स्टैंडर्ड होगा वो खड़ा किया जाएगा 20 से 30 सेंटीमीटर, सेकंड जो होगा वो आपका 1 मीटर की दूरी पर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपका डबल स्कैफोल्डिंग क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है। अब आती है थर्ड आपकी कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। तो ये जो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है या इसको हम लोग निडल स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग जिसे हम लोग निडल स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष प्रकार का स्कैफोल्डिंग है जो ज़मीन पर सहारा दिए बिना ही इमारत से बाहर की तरफ लटका होता है। कभी कभी हम लोग आप देखते होंगे कि कंस्ट्रक्शन कार्य ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एरिया में हो रहा है या फिर ऐसे कंडीशन में हो रहा है कि ज़मीन के ऊपर जगह ही नहीं है कि हम अपने स्टैंडर्ड को खड़े कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो अपने स्टैंडर्ड हैं उनको डायरेक्ट ज़मीन पर ना खड़ा करके कुछ इस प्रकार की कंडीशन या कुछ इस प्रकार की हम लोग बना देते हैं स्ट्रक्चर कि वो आपकी कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग कहलाती है और जहाँ पर ज़मीन पर सहारा दिए बिना ही इमारत से बाहर की तरफ वो आपका बिल्डिंग की तरफ आपका वो हैंग होता है। जैसे कि या उन जगहों पर के लिए आदर्श है जहाँ पारंपरिक मचान मतलब कि जो आपके स्कैफोल्डिंग है नॉर्मली ज़मीन पर स्थापित करना मुश्किल होता है, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले एरियो में, इलाके में, ढलानों के ऊपर या फिर खिड़कियों जैसे रुकावट को पार करना हो वहाँ पर ऐसा काम किया जाता है। कैंटिलीवर बीम ये आपके क्षैतिज बीम इमारत से बाहर की ओर निकले होते हैं, ये मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं और कार मंच को सहारा देते हैं। निडल ये मजबूत बीम आमतौर पर स्टील या लकड़ी के होते हैं जो दीवार के अंदर डाले जाते हैं या उसे सहारा देते हैं, इन्हीं पर कैंटिलीवर बीम टिके होते हैं। अब बात करते हैं कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग दिखती कैसे। डायग्राम आप लिख लीजिए, डायग्राम आप देखोगे तो आप जो है थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ये आपका सिंगल फ्रेम में है, ये आपका डबल फ्रेम में है। सपोज ये आपका क्या है वाल है, तो अब वाल है और ये आपका ये स्टैंडर्ड है, ये आपका जो है स्टैंडर्ड है, पर ये स्टैंडर्ड ज़मीन में ना आकर के देखो ज़मीन में अगर ये आता ज़मीन पे यहाँ पे टिकता, ज़मीन में ना आकर के इसको इस तरीके से जो है इस जो वाल है इस वाल के अंदर ऐसे जो है सपोर्ट दे दिया गया है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड जो है यहीं पर आकर के अब नीचे मान लीजिए यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ है, आपका कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे गाड़ी वगैरह चल रही है, भीड़ भाड़ इलाका है या फिर पहाड़ी इलाका है, सही तरीके से नहीं हो सकता, तो इसको ला करके स्टैंडर्ड को यहाँ पे ला करके इस दीवार के अंदर जो है
लगा दिया जाता है। और यहाँ पे हम लोग अपना जो है पुट लॉक लेज़र लगा करके प्लेटफॉर्म रख करके अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम कर लेते हैं। तो ये आपकी होती है फिगर भी देख लीजिए, और फिगर भी आपसे एग्जाम में देखा पूछ सकता है कि ये कौन सा फिगर है, तो ये आपका कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग डायग्राम आपका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग डायग्राम। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि आपका जो ये पूरा प्लेटफार्म होता है, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वर्कर लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये जो पूरा है ना सस्पेंड रहता है, मतलब इसका जो दोनों सिरा होता है ये वायर्स के द्वारा क्या होता है लटका रहता है आसमान से, मतलब आसमान से नहीं, मतलब जो है कुछ सपोर्ट से ऊपर की ओर जो है लटका रहता है, जिसको हम लोग सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें प्लेटफार्म को छत या किसी अन्य ऊपरी संरचना से रस्सियों या केबलों के सहारे लटकाया जाता है। यह उन जगहों पर काम करने के लिए बेहतरीन है जहां ज़मीन से सहारा देना संभव नहीं होता, जैसे कि ऊंची इमारतों, पुलों और जहाज़ों पर। बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है तो हम लोग कितना लंबा स्कैफोल्डिंग खड़ा करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, जिसको हम लोग निलंबित मचान भी कहते हैं, अपना यूज करते हैं। अब बात करते हैं इस प्रकार के स्कैफोल्डिंग का उपयोग मरम्मत कार्यों में या फिर पॉइंटिंग कार्यों में, पेंटिंग कार्यों में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमको पॉइंटिंग काम है, पेंटिंग काम करना है, तो कौन सी स्कैफोल्डिंग यूज होगी, तो आपको याद रखना है कि आपकी वो कौन सी स्कैफोल्डिंग यूज होती है, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग आपकी यहाँ पे यूज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नंबर आपका जो दिखा रहा है ये आपके सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है, और ये जो वायर है, ये वायर जो है यहाँ पे ये आपका इस पिलर से यहाँ पे इस तरीके से इसको सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सपोर्ट के माध्यम से नीचे लेकर आया जाता है, फिर आपका लगाया जाता है। फिर आप बात की है 5 नंबर पे ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग। इसका काम क्या होता है? ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग, जिसे अक्सर चित्रकारों या सीढ़ी पेंटर या पेंटर्स एंड बिल्डर्स भी कहा जाता है। ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग को हम लोग पेंटर्स एंड बिल्डर्स स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ये एक हल्का एवं आसानी से लगाया जाने वाला ढांचा है या स्ट्रक्चर है, या मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाले काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इमारतों के अंदर रंगाई करनी है, मरम्मत करनी है, या प्लास्टर का काम करना है, तो वहाँ पे मतलब कि बिल्डिंग के अंदर इसका यूज होता है। जैसे कि अभी आप फिगर में देख सकते हैं, ये इस तरीके से कुछ आपका होता है, इस तरीके से यहाँ पे आपका होता है, ताकि आपकी जो दीवार है उसके ऊपर अच्छे से पुताई हो सके, उसके प्लास्टर हो सके, इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो कौन सा है आपका ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग आपकी जो होती है वो क्या अंदर के मरम्मती कार्यों के लिए, बिल्डिंग के अंदर प्लास्टर कार्यों के लिए यूज होती है? बिल्कुल आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। इसका उपयोग यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग का जो उपयोग होता है सीमित ऊंचाई वाले कामों के लिए होता है, जिनकी ऊंचाई आमतौर पर 5 मीटर से होती है, से कम होती है। वहाँ पे होता है रंगाई और मरम्मत, या दीवारों और छतों की पेंटिंग, प्लास्टर और अन्य मरम्मत के कामों के लिए उपयोगी होती है। इंटीरियर कामों में लिए छोटे निर्माण कार्य, जैसे कि कम ऊंचाई वाली ईंटों की चिनाई जैसे छोटे निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ आपके नुकसान हैं। तो ये जो आपका ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग होता है, इसकी क्या फ़ायदे हैं? तो यह हल्का और पोर्टेबल होता है, इसे लगाना और हटाना बहुत आसान है, यह सीमित जगह के लिए बहुत उपयोगी है। नुकसान क्या है? इसकी ऊंचाई सीमित होती है, आमतौर पर 5 मीटर से कम। तो भाई ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी ऊंचाई 5 मीटर से कम होनी चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो ये इन्होंने कह दिया कि इसके नुकसान है, ठीक है। सुरक्षा और स्थिरता की बात करें, कम ऊंचाई पर यह बहुत ही स्टेबिलिटी है, ज़्यादा भार पड़ने पर या तेज़ हवा चलने पर यह अनस्टेबिलिटी हो जाता है। ऊबड़ खाबड़ रफ़ एरिया में सतहों पर इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। ज़्यादा ऊंचाई पर गार्ड रेल की जरूरत होती है, जो हमेशा मौजूद नहीं होती, मतलब इसमें आपकी कोई गार्ड रेल वगैरह नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि ये जो होती है बहुत ज़्यादा ऊंचाई होगी तो गार्ड रेल की जरूरत होगी, जो कि इसमें नहीं होती, इसलिए इसके नुकसानदेह है। लागत बता रहे हैं कि यह प्रारंभिक स्कैफोल्डिंग की तुलना में सस्ता होता है, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि भाई देखो स्पेस भी ज़्यादा लेगा, और मान लीजिए कम हाइट के लिए यूज कर पाएंगे, ज़्यादा हाइट यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर वैसा काम करना है तो आप इस प्रकार के स्कैफोल्डिंग यूज नहीं करते। फिर आपकी आती है स्टील स्कैफोल्डिंग। स्टील का जो स्कैफोल्डिंग होता है एक मजबूत होता है, विश्वसनीय होता है, एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में, मरम्मत में, रखरखाव के दौरान, लेबर्स एंड मटेरियल के लिए ऊंचे प्लेटफार्म को प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह एल्युमिनियम लकड़ी के स्कैफोल्डिंग की तुलना में अधिक मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और अक्सर ऊंची इमारतों या भारी भरकम परियोजनाओं के लिए आपका इस्तेमाल होता है। स्टील मचान के प्रकार, सिस्टम मचान, ये मॉड्यूलर सिस्टम, पूर्व निर्मित, मानकीकृत, स्टैंडर्डाइजेशन, प्री
मैन्युफैक्चरिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्टील घटक का उपयोग करते हैं। इनमें कनेक्शन पॉइंट पहले से ही बने होते हैं जिससे इन्हें जोड़ना और अलग करना आसान होता है। फिर होता है रिंग लॉक मचान। ये क्या होता है, रिंग लॉक क्या होता है, इसमें लेज़र और जो विकेट होते हैं ब्रेसेस को आधा ऊर्ध्वाधर बनाकर वर्टिकल मानकर मानक बनी एक रिंग से जोड़ा जाता है। फिर होता है कप लॉक इसके फोल्डिंग। इसमें एक खास नोड पॉइंट होता है जिसमें एक कप होता है जो क्षैतिज और विकर्ण घटकों को सेफ्टी करता है। फिर है एक क्विक स्टेज इसके फोल्डिंग, या एक लोकप्रिय वेज फिक्सिंग सिस्टम है, ये जल्दी से जोड़ा और अलग किया जा सकता है। तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जब कहीं ब्रिज वगैरह बनता है, ब्रिज वगैरह स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कहीं ब्रिज बन रहा है आपके यहाँ एरिया में, पुल बन रहा है, तो वहाँ पे देखो काफ़ी सारे पाइप्स के ऐसे होते हैं, आपस में होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम करना, बहुत ज़्यादा लोड को हमको सहन करना होता है। तो इस तरीके का आपका जो होता है स्टील का या फिर आपका ये यूज किया जाता है। तो ये कई तरीके से होता है, एक क्विक स्टेज होता है, कप लॉक होता है, रिंग लॉक होता है, फिर मॉडलर सिस्टम मचान होता है। तो इसमें क्या होता है, आपने देखो कपलिंग की प्रोसेस होती है, काफ़ी इसको नट बोल्ट से इसको जोड़ा उड़ा जाता है। कपलिंग के प्रोसेस को जोड़ो कितना लंबा ऊंचा किया जाता है। आपने जहाँ पे ब्रिज वगैरह अमूमन बनती है आपने इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे देखा होगा, ब्रिज वगैरह जहाँ बनती है। ठीक है, नॉर्मल घरों के लिए ऐसा इतना हाई फाई नहीं यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम होता है वहाँ पे। फिर आपकी है पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या होता है, पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग में आपका क्या है कि इसका मतलब होता है ऐसे मचान से है जिसमें एक विशेष कपलिंग जोड़ने वाला सिस्टम और फ्रेम का उपयोग होता है, और यह एक डिज़ाइन के पेटेंट के तहत होता है। इसका मतलब है इस स्कैफोल्डिंग का डिज़ाइन कानूनी रूप से सुरक्षित है और कोई कंपनी इस विशेष डिज़ाइन का उपयोग निर्माता की अनुमति के नहीं कर सकती हैं। मतलब ये पेटेंटेड है। जैसे कि आपने जीके वगैरह में पढ़ा होगा कि पेटेंट मिल जाता है किसी भी चीज़ को किसी भी एरिया के लिए, तो वो चीज़ वो पर्टिकुलर एरिया वो पर्टिकुलर चीज़ वही बना सकती है, वही अपना दे सकती है। तो ऐसे ये पेटेंट स्कैफोल्डिंग है कि इस प्रकार के स्कैफोल्डिंग गवर्नमेंट से डिजाइनिंग होती है और इसका उपयोग या इस प्रकार की कोई भी अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस कंपनी से अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के आप नहीं बना पाओगे। जैसे कि ये आपका एक बना हुआ है पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग, कुछ इस तरीके से है, ये बनाया आपका इस तरीके से होता है। तो आई होप आपको स्कैफोल्डिंग की कुछ समय में के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर मैंने आपको ये थ्योरी समझा दी है, इसकी थ्योरी क्या होती है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, आपको क्वेश्चन को देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन के ऊपर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो आपने 6-7 तरीके की स्कैफोल्डिंग पढ़ी, उसमें ऐसी कौन सी स्कैफोल्डिंग है जो आपने नहीं पढ़ी। आपने स्टील स्कैफोल्डिंग पढ़ी, हाँ। आपने वुडन स्कैफोल्डिंग पढ़ी। अब वुडन मतलब क्या होगा कि आपने जो मैंने आपको सिंगल स्कैफोल्डिंग पढ़ाई थी या फिर डबल स्कैफोल्डिंग पढ़ाई थी, वो उसमें से कोई ना कोई चीज़ें आपकी जो होगी उनमें जो यूज किया लकड़ी का यूज होता है, तो आपकी वुडन स्कैफोल्डिंग आपकी हो गई। फिर आपकी निडल आपने पढ़ी थी, निडल मतलब कैंटिलीवर वाली। क्या आपने कोई पेपर की स्कैफोल्डिंग पढ़ी है, तो आपने पेपर की स्कैफोल्डिंग कोई नहीं पढ़ी भाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर कि आपकी एक प्रकार की जो पेपर की स्कैफोल्डिंग होती है, ऐसी कोई स्कैफोल्डिंग हम लोग यूज ही नहीं करते पेपर की, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में स्कैफोल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क। तो आपने ब्रिक वर्क का नाम जैसे सुना तो आपको तुरंत याद रखना है ब्रिक वर्क के लिए हम लोग कौन यूज करते हैं। तो ब्रिक वर्क के लिए हम लोग सिंगल स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म दैट द हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल इन स्कैफोल्डिंग। तो मैंने जब आपकी स्कैफोल्डिंग के टर्म के बारे में मैं पढ़ा रहा था तो बार बार आपको मैं कह रहा था कि आप इन टर्म को ध्यान से सुने, ये टर्म्स अभी आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ऐसा कौन सा मेंबर होता है जो कि वॉल के पैरेलल होता है। तो आपने देखा था कि पुट लॉग जो होता है वॉल के परपेंडिकुलर होता है, इसका एक सिरा लेज़र पे होता है, एक सिरा आपका दीवार के अंदर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये आपका जो लेज़र है ना भाई, यही आपका है लेज़र जो आपका होता है, ये दीवार के हॉरिजॉन्टल होता है, और ये जो होता है स्टैंडर्ड से यहाँ पे कपलिंग होता है इस तरीके से दो स्टैंडर्ड के बीच में, और एक जो इस तरीके से पुटलॉग लगता है, पुटलॉग को एक सिरा यहाँ होता है, एक सिरा दीवार के अंदर होता है। आपने ये देखा था बहुत आसानी से मैंने आपको बताया था। तो इसका जो आंसर होगा राइट कि हॉरिजॉन्टल मेंबर में, तो आपका क्या हो जाएगा लेज़र आपका जो होता है आपका वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आपने थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी होगी सुनी होगी तो आपके लास्ट वाले जो क्वेश्चन है आपके आराम से बन जा रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, ऑप्शन बी है टू डेकोरेट, ऑप्शन सी है टू होल्ड इलेक्ट्रिक वायर, ऑप्शन डी है टू क्रिएट बैरियर। तो आपने अगर पढ़ा होगा आसानी से तो प्राइमरी पर्पस में आपने देखा होगा कि जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसको सपोर्ट कराते हैं। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच कंपोनेंट इज यूज टू प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी
टू स्कैफोल्डिंग। अब जो लेटरल स्कैफोल्डिंग है, जो ताकि वो इधर उधर स्विंग ना करे, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड है और आपका जो लेज़र है, जो आपका पुटलॉग है, और तो ये आपस में इधर उधर स्विंग ना करे, उसके लिए जो ब्रेसिंग आप लोग करते हो वो वही करता है कि लेटरल स्टेबिलिटी देता है, ताकि आप इसके ऊपर जब लोड रखें तो ये इधर उधर स्विंग ना करे, इधर ना घूम जाए, इधर ना घूम जाए। तो वो आपका होता है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग के द्वारा आप लोग क्या करते हो, इसकी लेटरल स्टेबिलिटी को बढ़ाते हो। स्टैंडर्ड आपको बताया था वर्टिकल मेंबर होता है, लेजर आपका जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। प्लेटफॉर्म आपका क्या होता है, जिस पर खड़े होकर के हम लोग काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a component of scaffolding? तो आपने जब स्कैफोल्डिंग की आपको मैं कंपोनेंट पढ़ा रहा था तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस प्लेट के बारे में, तो ये आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड के नीचे इस तरीके से आपके जो हैं ये बेस प्लेट लगे होते हैं ताकि जो लोड को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया सके। तो ये तो भाई कंपोनेंट है। फिर आपका प्लेटफॉर्म, ये भी आपका होता है। प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसके ऊपर खड़े होकर काम करते हो। कपलर्स होता है, जो भी आप जो स्टील की इसकी फोल्डिंग पढ़ो वहाँ पे कपलर यूज होते हैं। पर क्या सेफ्टी हार्नेस ऐसा कुछ हमने वहाँ पढ़ा था? सेफ्टी हार्नेस ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो कि यहाँ 4 में से आपका सेफ्टी हार्नेस आपका जो है इसके फोल्डिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके फोल्डिंग की जो आप यूज़ कर रहे हो, इसके फोल्डिंग जो बना रहे हो उसका ये पार्ट नहीं है। पर सेफ्टी हार्नेस या सुरक्षा चीज़ों की हम लोग इसके फोल्डिंग में बात करते हैं, पर ऐसा कोई टर्म जब हम लोग इसके फोल्डिंग बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता है। क्वेश्चन है कि व्हाई आर टॉय बोर्ड यूज इसके फोल्डिंग। जो टॉय बोर्ड होता है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लेडर, क्या लेडर को सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन बी टू प्रिवेंट टूल एंड मटेरियल फ्रॉम फॉलिंग। ऑप्शन सी टू सिक्योर द स्कैफोल्डिंग टू द बिल्डिंग। टू डेकोरेट द स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन डी तो ऐसे गलत हो गया, डेकोरेट करने के लिए नहीं यूज करते हैं। ठीक है, दो आपका टॉय बोर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि टू प्रिवेंट टूल एंड मटेरियल फ्रॉम फॉलिंग। टॉय बोर्ड होता क्या है कि जैसे आपके स्टैंडर्ड लगे होते हैं तो यहाँ पे आपका जो लेज़र लगा होता है, इस तरह के आपका पुटलॉग लगा होता है, तो यहाँ पे एक हल्की से ऐसे दीवारें बनी होती है लकड़ी की या फिर ऐसे कुछ गार्ड रेल के तरीके से, ताकि जो आपका मटेरियल है, जो अभी आपका टूल है, जो मटेरियल वो आपका ज़मीन पे ना के गिर जाए। क्योंकि अगर ऐसे बिल्कुल खुला रहेगा तो आप जो है थोड़ा पैर लगेगा, कुछ लगेगा तो आपका गिर जाएगा सामान, तो उसको गिरे ना, उसके लिए आपका टू बोर्ड भी आपका यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच पार्ट होल्ड द स्कैफोल्डिंग अप। अब इसके फोल्डिंग को ऊपर अगर उठाना है, जैसे मान लीजिए आपने काम किया, इतनी ऊंचाई तक आपकी दीवार की लंबाई बन गई, अब हमको ऊपर उठाना है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड होगा इस स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ जोड़ के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना पड़ेगा, ऐसे आपका जोड़ को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग फिर लेज़र लगाएंगे, फिर आपका पुटलॉग यहाँ लगाएंगे, यहाँ पुटलॉग लगाएंगे, यहाँ प्लेटफॉर्म रखेंगे। तो आपका जो स्टैंडर्ड होता है, अगर हमको अपनी इसके फोल्डिंग को अप करना है तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड का यूज आपका करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द गार्ड रेल। तो आपको इसका क्वेश्चन बताना है, गार्ड रेल क्या होगा। ये आपका मैं आपको बता देता हूँ इसका कि इसका काम क्या होता है, टू प्रिवेंट फॉलिंग, गिरने से रोकने के लिए। ठीक है, जो आपकी गार्ड रेल होती है ये आपकी जो प्रिवेंट फॉलिंग, मतलब कि आप जो है यहाँ पे खड़े होकर काम कर रहे हो तो आपके अंदर थोड़ा सा ये रहे कि हाँ हमारे बगल में गार्ड रेल बनी हुई है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो प्रिवेंट द फॉलिंग, आपको ऊपर से नीचे गिरने से रोकने के लिए आपकी गार्ड रेल आपका यूज होती है। ठीक है, तो आई होप आपका अभी और क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है अभी? अच्छा 3 क्वेश्चन है, चलो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, आधे घंटे से ज़्यादा हो रही है। चलो ये क्वेश्चन है 2 3, तीसरा क्वेश्चन है कौन सा इसके फोल्डिंग का प्रकार तब उपयोग किया जाता है जब स्टैंडर्ड के सीधे ज़मीन पर रखना संभव नहीं हो पाता। देखो ये क्वेश्चन आपने कैंटिलीवर और निडल वाला जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जब स्टैंडर्ड को डायरेक्टली ज़मीन पर रखना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस कैंटिलीवर इसके फोल्डिंग को यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द स्कैफोल्डिंग व्हिच इज यूज फॉर पेंटिंग एंड रिपेयरिंग इनसाइड द रूम। तो आपने देखा था इनसाइड द रूम के लिए आपने कौन सा था, ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग आप यूज कर रहे थे इनसाइड द रूम के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका होमवर्क है, आपका इसको क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ लेडर आर ट्राईपोड कैरिंग ए वर्किंग प्लेटफॉर्म ऑन इट टॉप। मचान में एक सीढ़ी या ट्राइपॉड निहित होता है जो अपने शीर्ष पर एक कार्यशील मंच को पकड़े रखता है। मतलब स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ लेडर आर ट्राईपोड कैरिंग ए वर्किंग प्लेटफॉर्म ऑन ए टॉप। इसका आपको होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका आंसर क्या होगा, कौन सी स्कैफोल्डिंग ऐसी होती है, आपको इसको बताना है। तो आज की क्लास में हम लोग स्कैफोल्डिंग और उसके जुड़े क्वेश्चन को किए हैं, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो, क्लास कैसी लगी। और रोज़ाना आपको जो है
इसकी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।